हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन। एज़ यू ऑल नो कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हमने सबसे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है। मैं आपकी हिस्ट्री की क्लासेस ले रही हूँ। हमने 6 क्लास की हिस्ट्री में लेसन 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लेसन 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि लेसन 2 का भी पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले लेसन 2 के पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीछे की स्टोरी है वो आगे आने वाली हिस्ट्री से लिंक है, राइट। सो आइए शुरू करते हैं हम हमारे लेसन को। पार्ट 2 का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखेट का मतलब होता है शिकार, है ना। और खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है? खाद्य संग्रह का मतलब होता है कि भोजन को एकत्रित करना, उसको इकट्ठा करना। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो आरंभिक मानव था, यानी पुरा पाषाण काल में जो मानव था, वो कैसे आखेटक से कृषक बना। ठीक है, यानी पहले तो वो शिकार पे डिपेंड था। आखेट यानी हंटरिंग, राइट। और खाद्य संग्रह यानी फूड गैदरिंग। तो स्टार्टिंग में जो मानव था, आरंभिक जो मानव था, वो शिकार करके, जानवरों का शिकार करके अपना भोजन, और साथ साथ जो जंगलों से उसको रिसोर्स मिलते थे, जैसे कि फल फूल, सब्जियां, है ना, ग्रेन्स, तो ये ना उनके ऊपर डिपेंड रहता था। लेकिन अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे वो खुद अपना भोजन उत्पादन करने लगा, मतलब अपने भोजन का कैसे खुद उत्पादन करने लगा। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो मनुष्य के किसान और पशुपालक बनने में हेल्पफुल रही। उस प्रोसेस को आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन इससे पहले ना हम एक बारी रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उस समय पे भी जो मानव था ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। लेकिन क्यों करता था, इसके हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे। जिसमें पहला था कि जो वो जंगल के जिस हिस्से में रहता था ना, जब वो उस जंगल के सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया करता था, यूज़ कर लिया करता था, कंज्यूम कर लिया करता था, तो उस जंगल में कोई भी रिसोर्स बचता नहीं था, या बहुत कम रिसोर्स थे जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए। तो इसीलिए वो जंगल के दूसरे हिस्से में मूव कर जाता था। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था, मान लो इस जंगल में आदमी भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, तो जब यहाँ के रिसोर्सेज मनुष्य ने ख़त्म कर दिए, तो वो जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लो कुछ जानवर हैं, है ना, वो घास खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जंगली जानवरों को खाते हैं। तो आदमी ने, आरंभिक मनुष्य ने जानवरों का शिकार कर करके उन जो जानवर हैं जिनको दूसरे जानवर खाते हैं, उनको मार दिया और उनको कंज्यूम कर लिया। तो उनकी संख्या तो वहाँ पे रही नहीं। तो इसी तरह से अपने भोजन की तलाश में मनुष्य तो इधर से उधर मूव करता ही था, लेकिन जानवर भी मूव करते थे। तो दूसरा रीज़न ये था कि पहले तो मनुष्य मूव करता था अपने भोजन की तलाश में, दूसरा जानवर भी मूव करते थे अपना चारा ढूंढने के लिए। ठीक है, थर्ड कारण ये था कि जंगलों में कुछ पेड़ पौधे, फल फूल क्या होते हैं, सीजनल होते हैं, अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है, तो मान लो गर्मी में कोई व्यक्ति नहीं, आरंभिक मानव ही मान लो, आरंभिक मानव है, जंगल के इस हिस्से में रहता है। यहाँ पे जो पेड़ है ना, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो गर्मी में फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, अब गर्मी में तो उसने
फ्रूट्स देते हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं या फिर कुछ भी, जो भी रिसोर्स वो यूज़ करते थे, जो भी अपने भोजन के लिए वो चीज़ें कंज्यूम करते थे, है ना। तो अब गर्मी में तो उन सब ने इनको कंज्यूम कर लिया, लेकिन सर्दी पे तो इसमें फल या फूल नहीं लगेंगे। तो क्या पूरी सर्दी वो जो आरंभिक मानव थे वो भूखे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो मौसम के हिसाब से भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, राइट। सबसे मेन और फोर्थ जो पॉइंट था वो था पानी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पानी के बिना हमारा सरवाइव कर पाना नामुमकिन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता था, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल सीजनल होते हैं ना, ऐसे ही कभी कभी नदियों में पानी भी सीजन के हिसाब से होता था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नदियाँ और कुछ जो झीलें होती थी, जब बारिश होती थी तो वो भर जाती थी, तो मनुष्य वहाँ से पानी यूज़ कर लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ती थी ना, तो नदियों का और झीलों का पानी क्या था, वो सूखता जाता था। तो मनुष्य को तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी चाहिए, राइट। तो अब क्या होता था, जब गर्मी में वहाँ का पानी सूख जाता था तो उनको ऐसी जगह मूव करना पड़ता था ताकि जहाँ पे उनको गर्मी में भी पानी उपलब्ध हो सके। तो ये भी एक रीज़न था कि जो मनुष्य था पानी की तलाश में इधर उधर घूमता था, राइट। इसके बाद हमने देखा कि हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिले हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। हमने ना मैप में 3 साइट्स देखी थी। पहला तो था हमारा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में था। मैं आपको मार्क करके दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे है भीमबेटका। आप अपनी बुक में ना, जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको ये मैप ना मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। दूसरा था ये साइट हुंसगी, जो कि कर्नाटक में है। और तीसरी थी कुरनूल गुफाएं, जो कि आंध्र प्रदेश में, राइट। तो ये ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स थी जहाँ से जो हमारे पुरातत्वविद थे उनको जो आरंभिक मानव था ना, यानी जो आखेटक और खाद्य संग्राहक था, उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज़ें मिली हैं। जब यहाँ पे उन्होंने खुदाई करी तो यहाँ पे इनको बहुत सारे एविडेंस मिले जो बताते हैं कि आरंभिक मानव कैसा था, किस तरीके से वो जीवन यापन किया करते थे, राइट। इसके बाद हमने देखा था, हमने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, है ना। मतलब जो हमारा आरंभिक मानव था उसका जो काल है वो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज पुरा पाषाण काल, सेकेंड वन इज मध्य पाषाण काल एंड थर्ड वन इज नव पाषाण काल। तो हम इनकी डेट्स को भी देख लेते हैं। हमने ये रॉक पेंटिंग भी देखी थी, यानी शैल चित्रकला, यानी गुफाओं में बने हुए जो चित्र हैं उनसे भी हमें हमारे आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो एक जानवर के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? वो उसका शिकार करने के लिए भाग रहा होगा, है ना। तो इस तरीके के भी कुछ हमें चित्र मिल रहे हैं जो हमारे आरंभिक मानव के बारे में बताते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भीमबेटका की जो गुफाएं थी, लोग गुफाओं में क्यों रहते थे। तो आप प्रीवियस वीडियो में हम देख सकते हैं आग की खोज हुई और आग का इस्तेमाल आरंभिक मनुष्य ने किन किन कार्यों के लिए किया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने नाम और तिथियों वाला ये जो टॉपिक है अपना, ये स्टार्ट किया था। एक बारी इसको रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, जो पुरा पाषाण है ना, इसको 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बनाया गया है। पहला है पुरा और दूसरा है पाषाण। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि ऐसा काल जिसके जो औजार हैं वो बहुत पुराने पत्थर से बने हुए हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ठीक है। और इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण। आरंभिक यानी स्टार्टिंग का, मध्य यानी बीच का और उत्तर यानी कि लास्ट वाला, यानी जो लगभग हमारा 12,000 साल के करीब रहा होगा, ठीक है। मतलब
11,000, 12,000, 13,000, 14,000 साल पहले का जो हमारा है हिस्ट्री है, तो उसको हम उत्तर पाषाण काल बोलेंगे। अच्छा, आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ, क्योंकि ये इतना लंबा टाइम पीरियड है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये लगभग 20 साल पहले से 12,000 साल पहले तक का है, तो कितने सारे साल, कितनी लंबी अवधि इसके अंदर आ रही है। तो जो हमारा इतिहास है, जो मानव इतिहास है, उसकी लगभग जो 90% घटनाएं हैं ना, वो इसी पुरापाषाण काल के दौरान घटित हुई हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जलवायु परिवर्तन होने लगता है। हम क्या होता है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि जलवायु क्या होती है। उसके बाद जब हम नवपाषाण काल की बात करते हैं, तो नवपाषाण काल में क्या होता है, वो लगभग 10,000 साल पहले से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो इस काल के पाषाण के जो औजार थे वो आमतौर पर बहुत छोटे थे। पुरा पाषाण काल में तो बड़े बड़े पत्थरों से टूल बनाए गए थे, लेकिन जो मध्य पाषाण काल था उसमें छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स बनाए गए थे, मतलब वो शेप में बहुत छोटे होते थे। और पुरा पाषाण काल के जो टूल्स थे उनसे क्वालिटी में भी बेहतर होते थे। तो इनको क्या बोला गया, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, सॉरी। और इन औजारों में डिफरेंस क्या था पुरा पाषाण काल के औजारों से, तो इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। हैंडल जो थे वो हड्डियों के या लकड़ियों के हैंडल होते थे। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है हसिया और आरी। आप सिकल देखते हो, जो दराती बोलते हैं, जिसे फसल काटने में जिसका इस्तेमाल होता है, तो ना ऐसी कुछ शेप होती है उसकी, ऐसी। तो इसका जो हैंडल होता है ना, वो लकड़ी का होता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये काटने के काम आता है किसी भी चीज को। और अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, यानी इसको नवपाषाण काल कहा जाता है। ऐसा टाइम पीरियड जिसकी शुरुआत 10,000 साल पहले से हुई उसको क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल। ऐसा टाइम पीरियड जो लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल के बीच का है, मध्य पाषाण काल। ऐसा टाइम पीरियड जिसकी अवधि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले की है, वो पुरापाषाण काल, राइट। सो अब हम ना मध्य पाषाण काल के जो फीचर्स हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बदलती जलवायु। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है जलवायु। क्या आपको पता है क्या होती है जलवायु? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड होता है हमारा क्लाइमेट। क्या होता है? क्लाइमेट। एक वर्ड होता है वेदर। ठीक है, एक वर्ड होता है वेदर। वेदर मतलब क्या होता है, जो डे टू डे की हमारे मौसम में जो चेंजेस होते हैं, डे टू डे की घटनाएं होती हैं, उसको हम वेदर बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट एक बहुत लंबी अवधि में होने वाले मौसमी परिवर्तन होते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज जो दिन था ना, वो सनी दिन था, मतलब बहुत धूप निकली हुई थी। अभी 2-4 दिन पहले की बात करें तो बारिश हो रही थी, तो उस दिन का मौसम अलग था, आज का मौसम अलग है। लेकिन क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट लगभग 30-40 साल के अंदर जो हमारा मौसम रहता है, यानी कि लंबी अवधि का जो मौसम होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट, राइट। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो डे टू डे के चेंजेस होते हैं हमारे मौसम में, दैट इज वेदर या फिर मौसम। और जो चेंजेस हमारे मौसम में लंबी अवधि के होते हैं, दैट इज जलवायु या फिर क्लाइमेट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मध्य पाषाण काल है ना, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब क्या हुआ, अब हम ना मध्य पाषाण काल यानी लगभग 12,000 साल पहले की बात करते हैं कि दुनिया में क्या क्या चेंजेस आए। तो क्या हो रहा था कि मौसम में ना गर्मी बढ़ रही थी,
तो जब गर्मी बढ़ रही थी, पहले तो बर्फीले पहाड़ होते थे, है ना, बर्फ़ होती थी, बर्फ़ से ढके हुए मैदान होते थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी तो वो जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगी। अब जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसने मैदान को भी कवर किया होगा, तो जब बर्फ़ पिघलने लगी तो जो बर्फ़ थी वो मैदानों से हटने लगी और वहाँ पे घास उगने लगी। तो जब घास उगने लगी तो घास को खाने वाले जो जानवर थे उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी, उनकी संख्या बढ़ने लगी, है ना। तो ऐसे जानवरों की संख्या में वृद्धि होने लगी और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हमने पढ़ा था ना कि मनुष्य आखेटक था, यानी वो शिकार करता था जानवरों का। तो किसका करता होगा? इन सभी जानवरों का। या तो इनको पालतू बनाता था या इनका शिकार करता था। तो सबसे पहले उसने पालतू तो बनाया नहीं, सबसे पहले शिकार करता था। तो इसके लिए उसने देखा कि ये जो जानवर है ना ये घास खा के जिंदा रहते हैं। फिर उसने नोटिस करना शुरू किया कि इनका जो प्रजनन का जो समय है वो कब होता है, यानी कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कब होता है, बच्चे कब देते हैं, ये इजीली शब्दों में अगर हम कहें तो। ठीक है, सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व करी। तब उसने इन जानवरों को देखा कि ये अहिंसक हैं, यानी इसको हम पालतू बना सकते हैं। उसने सोचा कि ये घास खाते हैं तो क्यों ना हम अपने आसपास घास को रखें, अपने आसपास मतलब घास को रखेंगे तो जानवर भी उस घास की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो इन जानवरों को पालतू बना लेंगे। तो इस तरीके से मनुष्य ने जानवरों को पकड़ के पालना शुरू किया। तो इससे जो मनुष्य था वो पशुपालक बना। ठीक है, और इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। हमने देखा था कि जो मनुष्य था वो नदियों के या झीलों के आसपास रहता था तो उसको मछली भी आसानी से मिल जाती थी, तो एज अ भोजन मतलब भोजन के लिए वो मछली का भी इस्तेमाल करने लगा। अब हम देखेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। इसको ना आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैं अपने शब्दों में आपको डिस्कस करके डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसमें ना आपको ये बताया गया है कि कुछ जो अनाज थे ना वो अपने आप ही उगने लगे। आप सोचोगे अपने आप कैसे उगने लगे, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने घरों की दीवारों में देखा है कभी कभी अपने आप ही ना एक पीपल का पेड़ उग जाता है ना, देखा होगा, आई एम श्योर आपने ज़रूर देखा होगा। तो ऐसे ही ना स्टार्टिंग में क्या हुआ, गेहूं जौ और धान जैसे जो अनाज थे ना वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अब मैंने आपको पीपल का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने घर में, मतलब घर में नहीं, अपने घर की जो दीवार है उसमें पीपल का पेड़ उगाएगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। क्योंकि जैसे पौधा ग्रो करता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो एक्सपेंड होती हैं। जब वो पौधा अपने आप दीवारों में उग जाता है तो क्या होता है कि वो जो दीवार है ना उसको नुकसान पहुंचाने लगता है, उसका रेत झड़ने लगता है, वो दीवारें कमज़ोर होने लगती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अपने आप तो कोई उगाएगा नहीं, वो अपने आप उग जाता है। मतलब मनुष्य उसे अपनी दीवारों में नहीं उगाएगा, वो पौधा अपने आप घरों की दीवारों में उग जाता है। तो सेम तरीके से कुछ अनाज थे जो अपने आप उगने लगे और जब लोगों ने उनको देखा तो उन्होंने ना इनको बटोरना, पौधे उगे, उसमें कलियां लगी, बालियां लगी, उससे उन्हें अनाज मिला। तो उस अनाज को क्या किया, इन्होंने बटोरना शुरू कर दिया। किन्होंने? आरंभिक मानव ने। ठीक है, फिर वो ना सीखने लगे, वो ऑब्जर्व करने लगे, ध्यान देने लगे कि ये पौधा जो है मिट्टी में उगता है, कौन से सीजन में इसमें बालियां आती हैं, है ना, तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं इस पौधे को डेवलप होने के लिए। तो मतलब सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करने लगे। फिर इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कुछ दानों को इधर उधर छिटकाया, मिट्टी में दबा दिया, तो देख रहे हैं कि वो लोग देख रहे हैं कि अब और पौधे निकलने लगे। तो इस तरीके से उन्होंने खुद पौधा पैदा करना सीख लिया, अनाज को ग्रो करना सीख लिया। तो ऐसे क्या हुआ, वो किसान बन गए। पहले पहले तो अपने आप ही उग जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद से मिट्टी के अंदर उन बीजों को दबाना शुरू किया, तो ऐसे वो क्या बन गए, किसान बन गए।
इसी तरीके से जो आरंभिक मानव था ना, वो पशुपालक बना। कैसे बना, देखते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। हमने पढ़ा था, क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी पहले तो पालतू थे ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो जंगली होंगे, तो वो क्या था, कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। कैसे उत्साहित करने लगे, अभी हमने देखा था कि जो घास के मैदान थे उनकी संख्या बढ़ रही थी, घास को खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही थी। तो आदमी ने क्या किया, नोटिस करा कि ये घास को खाते हैं, तो अब उन्होंने क्या किया, अपने घरों के नज़दीक वो घास रखने लगे। तो जानवर को जब भूख लगेगी वो तो घास खाने के लिए आएगा ना, तो जब वो घास खाने के लिए आता था तो वो उसको पालतू बनाने लगे। लेकिन इससे पहले ना जो आरंभिक मानव था, आप सोचो कि अगर ऐसा हुआ हो कि उसने शेर को, उसको पता तो था नहीं, उसने शेर को पालतू बनाया हो तो क्या हुआ होगा। सोचो, शेर, अगर शेर किसी, मतलब कोई मानव अगर शेर को पालतू जानवर बनाएगा तो शेर क्या उसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा ना, शेर उसको खा जाएगा, शेर उसको मार देगा। तो कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं सोचती हूँ और ऐसा हुआ भी होगा कि कुछ जो जानवर थे ना अहिंसक होते थे और कुछ हिंसक होते थे। तो मनुष्य को सबसे पहले तो पता नहीं था कि कौन से अहिंसक होते हैं और कौन से हिंसक होते हैं, तो उसने शेर को भी पाला होगा स्टार्टिंग वाले मानव ने। तो क्या हुआ होगा कि जब शेर को वो पकड़ने गया होगा तो शेर ने उसको मार दिया होगा, ऐसा हो सकता है ना। तो बाकी के लोगों ने देख लिया, मतलब बाकी के लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई इस जानवर को हमें पालतू नहीं बनाना है ना। तो जो आसानी से उसकी पकड़ में आ जाते थे, जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे, मतलब एक्सपेरिमेंट तो 2-4 जनों ने करा होगा और सीख सबको मिल गई होगी। तो जब उन्हें लगा कि ये जानवर हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे तो उन जानवरों को उसने पालतू बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे मनुष्य ने धीरे धीरे पशुपालन की भी शुरुआत करी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। इसके बारे में ना आपको ढूंढना है। ठीक है, अब है बसने की प्रक्रिया। ठीक है, तो बसने की प्रक्रिया कैसे हुई, हमने देखा कि जो मनुष्य था वो कृषक भी बन गया, किसान भी बन गया और वो पशुपालक भी बन गया। ठीक है, अब मान लो जब वो पौधे उगाएगा तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही तो उगाएगा। आरंभिक जो मानव था उसने किसी खास एरिया में ही तो पौधे उगाने शुरू करे होंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने यहाँ पे पौधे उगाने शुरू करे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पौधे उगाने शुरू करे और अब वो पशुओं को भी पालने लगा। यहाँ की जो घास फूस होती थी वो पशुओं को चारे के रूप में खिलाने लगा। तो अब क्या था, इस जो फसल है इस फसल की उसको देखभाल भी तो करनी होगी, है ना। मतलब कि इसको खाद भी देना होगा। खाद कैसे इस्तेमाल करता था वो, जिन जानवरों को पालतू बनाता था उसके गोबर को ही खाद के रूप में इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, तो अब उसने फसल को उगाना शुरू किया, है ना। तो उसको इस फसल का ध्यान भी तो रखना होगा। अब वो ध्यान कैसे रखेगा, खाद देगा, पानी देगा, जब इस पे बालियां आ जाएंगी तो उसे अनाज को अलग करेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए उसे एक जगह पे टिके रहना पड़ेगा। मान लो ये जंगल का दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा जंगल है, ये दूसरा जंगल है, ये कोई और सा जंगल है। अब मनुष्य ने खेती तो यहाँ पे करी और उसका जो घर है वो इस वाले जंगल में। तो अब ऐसा तो था नहीं पहले कि भाई बाइक होती थी या स्कूटी होती थी या साइकिल होती थी। हमने पढ़ा था ना आरंभिक मानव के पास जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे। अच्छा, इससे याद आया, मैंने आपको टास्क दिया था एक, कि आपको ढूंढना है कि जो आरंभिक मानव था आपके हिसाब से वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करता था, पैदल जाता था या कैसे कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता था। क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रेन तो आज से लगभग 150-200 साल पहले चलनी स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले ट्रेन, स्कूटी या बाइक या एरोप्लेन जैसी चीजें होती थी,
है ना। तो ये आपने आई होप कि आपने ये ढूंढ भी लिया होगा, तो आप इजीली समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। मान लो जंगल के इस हिस्से में उसने फसल उगानी शुरू करी, तो ऐसा तो है नहीं कि घर उसका यहाँ पे है और जा रहा है वो यहाँ, पैदल पैदल जाने में उसको 3-4 महीने लग गए, तब तक उसकी जो फसल है उसको जानवरों ने खा लिया, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं अब। तो अब क्या करने लगा आरंभिक मानव कि जहाँ पे वो फसल उगाता था ना, वहीं पे ही अपने घर भी बनाने लगा, या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ पे उसके घर होते थे वहीं पे वो फसल उगाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, अब वो एक जगह पे टिके रहने लगा। पहले घुमंतु जीवन जीता था ना, जब उसने क्योंकि पहले तो उसको इसलिए मूव करना होता था क्योंकि एक जगह पे अनाज खत्म हो जाता था, फल फ्रूट खत्म हो जाते थे, लेकिन जब उसने खुद ही उगाना शुरू कर दिया तो उसकी ये भी टेंशन खत्म हो गई। तो अब उसने जहाँ पे वो फसल उगा रहा है वहीं पे उसने रहना शुरू कर दिया। और ये किस कारण से हुआ, 2 कारणों से हुआ। एक तो उसने कृषि शुरू करी, दूसरा उसने पशुपालन शुरू करा। ठीक है, तो 2 रीजन थे जिससे मनुष्य की जो बचने की प्रक्रिया है वो पूरी हुई। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना, पहले तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि कौन सा हिंसक होता था जानवर, कौन सा अहिंसक होता था, या फिर कौन सी फसल खाने योग्य है, कौन सी नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे लोगों ने करे होंगे। कुछों ने क्या किया होगा, खाने के चक्कर में विषैले पौधों को भी खा लिया होगा। तो इससे दूसरे जो उसके आसपास ग्रुप में लोग रहते थे उनको ये सीख मिल गई कि इस पौधे को हमें नहीं खाना, या इस जानवर को हमें पालतू नहीं बनाना, वो हिंसक प्रवृत्ति का है। तो अब क्या था, मानव धीरे धीरे चयन करना सीख गया, यानी वो देखने लगा कि कौन सी चीजें उसके लिए बेहतर हैं और कौन सी नहीं। तो इससे क्या होता था, बीमार होने की संभावना कम होने लगी। लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहें। मैंने आपको बताया था ना, वो पौधों के जो बीज होते थे उनको मिट्टी में दबा देते थे, तो उनको सुरक्षित भी तो रखना पड़ता होगा ताकि जब उस फसल को उगाने का सीजन आए तो वो मिट्टी में दबा दे उन पौधों को। तो ऐसे मनुष्य ने क्या किया, खेती करनी सीखी, और ऐसे ही उसने पशुपालन सीखा। अब यहाँ पे ना दो जानवरों के बारे में बताया गया है, एक तो जो हिंसक होते थे और जो अहिंसक होते थे। जो हिंसक होते थे ना, उनके जो दांत वगैरह होते थे ना वो बड़े बड़े होते थे, लेकिन जो अहिंसक होते थे ना, उनका जो जबड़े जो होते थे, एक बारी हम पढ़ लेते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनके दांत बड़े होते हैं, उनके सींग बड़े होते हैं, और जो पालतू जानवर होते हैं उनके छोटे होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस करना जो आरंभिक मानव था वो सीख गया होगा। अब यहाँ पे आपको ये जो 2 जानवर है ना, इनके दांतों का चित्र दिया हुआ है। अब हम नीचे पढ़ते हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, यानी पुरापाषाण काल में। हम एक चीज बिल्कुल क्लियरली जान लेते हैं कि पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वो आखेटक था, शिकारी था, खाद्य संग्राहक था। लेकिन 12,000 साल पहले, जब करीब 12,000 साल पहले की हम बात करें ना, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में आरंभ हो गई। आपके मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो पुरापाषाण काल था उसमें मनुष्य ने बचने की प्रक्रिया अपनाई या फिर वो आखेटक और खाद्य संग्राहक था, तो आप क्या मार्क करोगे इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए क्या मार्क करेंगे? जी हाँ, हम देखेंगे कि जो
हमने देखा इस लेसन में कि जो पुरापाषाण काल था उसमें तो मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राह की ही था, लेकिन जैसे जैसे मध्य पाषाण काल आया, खेती की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, तो बसने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, एक नवीन जीवन शैली। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ना आपके लिए एक टास्क भी है कि आपको बोला गया है कि आप ना एक बीज, आप ना पौधे के बीज को बोकर देखो। तो आप देखोगे कि जब आपने बीज बोया तो उसको विकसित होने में, उसको पौधा बनने में कुछ टाइम जरूर लगता है। ठीक है। कुछ जो होते हैं कुछ दिनों में ही उग जाते हैं, कुछ को महीने लग जाते हैं, या फिर कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनको डेवलप होने में साल तक का समय भी लग जाता है। ठीक है। तो उनकी देखभाल करने के लिए एक जगह पे लंबे समय तक लोगों को रहना पड़ता था। ठीक है। और उसके लिए उनको बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल होते थे, है ना। अच्छा, अभी ना नवरात्रे चल रहे हैं, हम इसको करके भी देख सकते हैं। मेरे को तो गार्डनिंग बहुत पसंद है ना, मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी करके देखना। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में होता भी होगा नवरात्रों में, ये हमारे यहाँ का एक रिचुअल है कि ना जौ उगाए जाते हैं। तो आपने ऑब्ज़र्व करा हो कभी, या फिर आप ऑब्ज़र्व अभी भी कर सकते हैं कि जैसे हमारी मम्मियाँ ना जौ उगाती हैं, आपके घर में भी होता होगा, बहुत सारे जनों के घर में। तो जब जौ उगाती हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही दिन में उग जाते हैं, पूरे 9 दिनों में वो लगभग मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन पहले दिन ही तो वो इतना बड़े बड़े नहीं हो जाते जौ, उनको बड़ा होने में टाइम लगता है, उनको विकसित होने में टाइम लगता है। 1-2 दिन तो हमें ग्रीन ग्रीन कुछ दिखता ही नहीं है जब हम जौ बोते हैं, तीसरे चौथे दिन हमें छोटे छोटे से पौधे दिखेंगे। फिर धीरे 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 जब तक हमारे 9 दिन होते हैं ना माता रानी के, तो वो थोड़े और बड़े बड़े होने लगते हैं। ऐसे ही पूजा में हम लोग माला यूज़ करते हैं गेंदा के फूल की। तो आप देखना, जब वो गेंदा के फूल जो है सूख जाते हैं ना, उसको मिट्टी में डाल के देखना। मैंने तो ऐसा बहुत करा है, आप भी करके देखना। उसको ना मिट्टी में डाल के देखना, थोड़ा सा खाद डालना, थोड़ा सा पानी डालना, और उसको ऑब्जर्व करना कितने दिन में वो पौधे के रूप में विकसित होता है। आप अच्छे से उसकी केयर करोगे ना तो बड़ा होएगा, और फिर उसमें सुंदर सुंदर फूल लगने लगेंगे। बहुत मज़ा आता है उन फूलों को बढ़ते हुए देखकर, या उस पौधे पे जो हमने अपने हाथों से लगाया है, जब उस पर सुंदर सुंदर फूल लगते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। आप भी करके देखना इसको। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आपको अनाज के उपयोग बताए गए हैं, अनाज का इस्तेमाल क्यों क्यों करते थे, हम क्यों करते हैं या आरंभिक मानव क्यों करते थे। सबसे पहले तो बीज के रूप में हमने देखा ना, बीज जैसे गेहूँ उगाया तो जो गेहूँ की बालियाँ थी उनसे जो अनाज निकला, गेहूँ निकला, उसका बीज के रूप में इस्तेमाल किया। उसके बाद उसका खाद्य यानी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया। गेहूं का इस्तेमाल आज हम क्यों करते हैं, आटे की तरह करते हैं ना, उसको पिसवा के उपहार के रूप में। पहले उपहार के रूप में भी अनाज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। हमें किसी को गिफ्ट देना होता था या एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेनी होती थी, तो भी हम अनाज का इस्तेमाल करते थे। दूसरा, भंडारण के लिए, हमें अपने फ्यूचर के लिए भी अनाज सेव करना है ना। हर सीज़न में तो हमने पढ़ा ना, जो अनाज होते हैं और वो भी सीजनल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी सीजनल होते हैं। तो नेक्स्ट जब उसका सीज़न आएगा तब तक के लिए हमें उसके बीज को स्टोर करना होगा। या गेहूँ ही है, मान लो आज तो हमारे घर में 1 महीने का आटा है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए भी तो हमें या किसानों को उन गेहूँ को स्टोर करना पड़ेगा, ताकि जब 1 महीने का आटा ख़त्म हो जाए तो हम दोबारा से नेक्स्ट मंथ उन गेहूँ को पिसवा लें। तो उसका स्टोरेज भी करते थे वो लोग। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं जानवर चलते फिरते भंडार, वही कि जो जानवर होते हैं पालतू होते हैं, और उनसे हमें दूध दही बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं खाने पीने के लिए, इसको इसीलिए चलता फिरता भंडार कहते हैं। आरंभिक कृषकों और पशु पालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 को देखना है। इसमें क्या देखना है,
यहाँ पे ना हमें ऐसी साइट्स देखनी है जहाँ पे आरंभिक कृषकों यानी किसानों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। चलो देख लेते हैं इसको भी, क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से हमें आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। हमने पढ़ा था ना, इंडस रिवर थी, उसके आसपास खेती करना शुरू किया था। फिर हमने देखा था नर्मदा नदी, यहाँ पे भी खेती की शुरुआत हुई थी। यहाँ से हमें आरंभिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं इन 3 साइट से। ठीक है, ये जो ग्रीन वाले आपको दिखाए हुए हैं ना, ये है मध्य पाषाण काल के जो पुरास्थल थे। मध्य पाषाण काल यानी कि 12,000 से 10,000 साल पहले वाली जो साइट्स हैं। ठीक है, रेड वाली हमने देख ही ली हैं जो हमें पुरापाषाण काल के एविडेंस के बारे में बताती हैं, और जो ब्लू वाले जो बॉक्स है ना, ये हमें नवपाषाण काल की साइट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि मैम ने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी कि वो कृषक थे, वो पशुपालक थे, लेकिन हमें पता कैसे चले वो थे भी या नहीं, या फिर ऐसे ही हवा में बातें चल रही हैं? नहीं बच्चों, इसके हमें प्रॉपर एविडेंस मिले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, प्रॉपर एविडेंस की डीप स्टडी करते हैं, उसके बाद ही वो हमारी जो हिस्ट्री की जानकारी है वो हमारे सामने रखते हैं। तो अभी जब हमने पुरापाषाण काल की बात करी तो हमने देखा कि हमें खुदाई में टूल्स मिले हैं बकायदा, तभी हमें पता चलता है कि जो पुरापाषाण काल के जो लोग थे, आरंभिक मानव थे, वो कैसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो आरंभिक मानव था, जब वो किसान, उसने खेती की शुरुआत करी या जब उसने पशुपालन की शुरुआत करी, तो कैसे हम ऐसा कह सकते हैं? खुदाई हुई है प्रॉपर, और जानवरों की, बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, बहुत सारे अनाज के दाने मिले हैं जो हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठा होगा कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये उसी काल के हैं? क्या पता वो आज से 300-400 साल पहले के हों, क्या पता वो ना हो 12,000 साल पहले के। तो ना इस डेट को मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि डेट को पता करने के लिए ना एक मेथड होता है जिसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और जब इससे किसी भी चीज़ को मेज़र किया जाता है ना, तो उससे हमें उसके एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है कि एग्जैक्टली ये जो चीज़ है ये कितने समय पुरानी है। तो हमें पता चलता है जब हमें यहाँ से पशुओं की हड्डियों के एविडेंस मिले, बहुत सारे पौधों के जले हुए बीज मिले, तो पता चलता है कि ये 12,000 साल पहले के हैं या 10,000 साल पहले के हैं। तो उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि उस समय जो मानव था वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था। ठीक है, अब मान लो एक जगह पे खुदाई करी, वहाँ से बहुत सारे पशुओं की हड्डी मिली, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पशु होंगे, उनको पालतू बनाया गया होगा, है ना। और जब हम बात करते हैं इंसान के खेती करने की, तो वहाँ से ना जले हुए पौधे मिले। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है क्या भला? वो ये कि जले हुए पौधे के बीज हमें, मतलब जले हुए पौधे नहीं, जले हुए बीज मिले हैं,
तभी वो इतने टाइम तक सुरक्षित रह पाए। अगर वो जो पौधे थे वो उनके बीज जले हुए नहीं रहते तो क्या होता? इतने लंबे समय में अगर मिट्टी के नीचे वो बीज दबे हुए रह जाते तो उनके तो कब तक पेड़ भी बन चुके होते, है ना। और शायद 10-12 हज़ार साल पहले तो वो पेड़ भी नष्ट हो चुके होते। लेकिन जो जले हुए दाने होते हैं ना, वो बहुत पुराने समय तक रह जाते हैं, ठीक है, सेफ हालत में वो रह जा सकते हैं, हम कह सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बुर्ज होम एक साइट है जो कश्मीर में है ना। तो अभी हम मैप में भी देखेंगे कि बुर्ज होम एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो वहाँ पे ना जो हमारे पुरातत्वविद हैं, जब उन्होंने खुदाई करी ना, तो उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। क्या मिली? जैसे आप देखते हो ना घरों में नीचे प्लेसमेंट होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही था। बुर्ज होम में जब उन्होंने जगह की खुदाई करी तो उनको ज़मीन के अंदर ना घर बने हुए मिलते हैं। ज़मीन के अंदर गड्ढे थे और उन गड्ढों में लोग रहा करते थे और उन घरों को क्या बोलते थे? गर्तवास। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और वास यानी आवास। ऐसा आवास जो कि गड्ढों में बनाया हुआ था। आप सोच सकते हो कि लोग गड्ढों में क्यों रहते होंगे। और चलो गड्ढे तो मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कैसे पता चला कि लोग इसमें रहते थे? उसमें नीचे आने जाने के लिए ना हमें प्रॉपर सीढ़ियाँ भी मिली हैं, जिससे क्या होता था कि लोग उसका उसका यूज़ क्यों करते होंगे? ठंड के मौसम में सुरक्षा उनको मिलती होगी, ठीक है। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी, तो क्या करते थे? वो अंदर ज़मीन के अंदर घुस जाते थे, ठीक है। तो और जब बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती थी तब भी वो अंदर चले जाते थे। तो वो झोंपड़ी के अंदर भी रहते थे और बाहर भी रहते थे। और हमें कैसे पता चला कि वो घर की तरह ही उसका इस्तेमाल करते थे? तो उसके अंदर से ना हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जैसे कि आग जलाने की, यानी राख। मैंने बताया था ना, धुआं होगा तो आग जलेगी, आग जलेगी तो राख मिलेगी, तो राख मिली है वहाँ से। और ऐसा हमारे जो हिस्टोरियंस हैं या फिर जो पुरातत्वविद हैं, वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि लोग ना उन गड्ढों के अंदर खाना भी बनाते थे। बाहर से भी राख के साक्ष्य मिले हैं और उन गड्ढों के अंदर से भी। तो यानी वो खाना बनाते होंगे वहाँ पे। यहाँ पे ना आप अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एक गर्तवास का चित्र बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा टास्क एनसीईआरटी ने आपको फॉलो करने के लिए बोला है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कोई ख़ास आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप कुछ टूल्स देख रहे हैं, कुछ औजार देख रहे हैं। ये क्या थे? ये पुरा पाषाण काल के औजारों से और मध्य पाषाण काल के औजारों से अलग थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये नव पाषाण युग के होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैसे थे पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल से? हमने देखा पुरा पाषाण काल में ना बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल करके टूल्स बनाए गए थे। मध्य पाषाण में हमने देखा कि हमने देखा था ना लघु पाषाण, है ना। तो यानी छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करके उपकरण बनाए गए थे या टूल्स बनाए गए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं इन टूल्स की, तो इन पे ना पॉलिश की हुई है, पॉलिश की परत चढ़ी हुई है। ये पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के टूल से बहुत अलग हैं। इनकी शेप उनसे बहुत अच्छी है। इनके अंदर जो पॉलिश है वो चढ़ाई गई है। ये अधिक नुकीले और अधिक पैने हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनको नव पाषाण काल में बनाया गया होगा। इस्तेमाल क्यों किया जाता था? अच्छा, नव पाषाण काल के जब हमें एविडेंस मिले हैं ना, तो उसमें ओखली और मूसल ऐसे करके ओखली होती थी, ऐसे करके ये आप देख सकते हैं ना, ये मूसल है, ठीक है। तो क्या करते थे, जैसे मान लो ये ओखली है और ये मूसल है, तो ऐसे कूटते थे। एक एग्जाम्पल, आप घर में ना अदरक कूटने वाला जो होता है ना बर्तन, उससे ऐसे करके अदरक को कूटते हैं ना हम, ऐसे ही ओखली और मूसल था उसको। अच्छा, आप ना बचपन में डॉक्टर की दुकान में गए होंगे, तो डॉक्टर के पास ऐसे छोटा सा एक पॉट होता है और ऐसे ऐसे करके वो दवाई को घिसता है, देखा होगा आपने ज़रूर। तो वो एक तरीके से छोटी ओखली है। तो जो बड़ी बड़ी ओखलियाँ मिली हैं ना, उसका इस्तेमाल वो क्यों करते थे? वो
जानवर को नहीं, अनाज को पीसने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और आज भी हम ओखली और मूसल का इस्तेमाल करते हैं अनाज को पीसने के लिए। हम दिल्ली में रहते हैं, हम तो करते नहीं है, चक्की से आटा पिसवा लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना गांव की, तो बहुत सारे गांव में अभी भी लोग चक्की, एक तो हाथ वाली चक्की भी होती है, उससे आटा पीसते हैं। कहीं कहीं ना चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे आज भी होता है। और जब हम बात करें प्रस्तर युगीन औजारों के निर्माण और उनका जो प्रयोग है वो अभी भी हो रहा है। पहले तो वो लोग करते ही करते थे, लेकिन हम आज भी करते हैं। और कुछ औजार तो जानवरों की हड्डियों से भी बनाए जाते थे, क्योंकि हड्डियां भी मजबूत होती थी, है ना। अच्छा, अब ना हम जल्दी जल्दी से लेसन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हमें ये लेसन कंप्लीट करना है। वैसे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हर पॉइंट को डिस्कस करते जा रहे हैं, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अगर ज़रूरत होगी तो कोई नहीं, मैं थर्ड वीडियो भी बना लूँगी लेसन की, लेकिन हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए जाएंगे, ताकि दोबारा हमें इस लेसन को समझने की ज़रूरत ना पड़े। हम रिवाइज करें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएँ, है ना, ईजीली। तो अभी यहाँ पे एक पॉट देख सकते हैं, ये एक मटका है। ऐसे बर्तन मिट्टी का बना हुआ है, ये ऐसे बहुत सारे बर्तन मिले हुए हैं। और पता है, जैसे आज हम डेकोरेटिव पॉट्स देखते हैं ना, पहले के लोगों को भी पेंटिंग करना बहुत पसंद था। यहाँ पे ना अभी तो इसकी पॉलिश वॉलिश थोड़ी इतना देख नहीं पा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेसन में देखा था एक मटका, वहाँ पे ऐसे ऐसे करके डिजाइन बनी हुई होती थी, कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते थे, फूल पत्तियाँ, कुछ भी ऐसी डिज़ाइन बनी हुई होती थी। तो दिखाते हैं कि वो लोग ना बहुत क्रिएटिव भी थे। अलंकरण का मतलब क्या होता है? सजाना, यानी उन पे डिज़ाइंस बनी हुई होती थी, उनको सजाया जाता था। ठीक है, क्यों इस्तेमाल करते होंगे आपके हिसाब से इन बर्तनों का लोग? अभी हमने पढ़ा था ना, अनाज का भंडारण करते थे, यानी अनाज को स्टोर करते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो इन बर्तनों का ना स्टार्टिंग में यूज़ क्यों करते थे? अनाज को स्टोर करने के लिए। बाद में ना उन्होंने ना इस जो कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना, उनको पकाना सीख लिया। तो इसमें ना अब वो लिक्विड चीज़ें भी रखने लगे थे, क्योंकि जब तक उन्होंने ना इनको पकाना शुरू नहीं करा था ना, तो जैसे कच्ची मिट्टी का उन्होंने कोई बर्तन बनाया, उसके अंदर इन्होंने पानी डाला, तो देखते थे धीरे 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 वो जो पानी है वो रिस रहा है, और जो मटका है वो भी खराब हो गया। तो अचानक एक बार क्या हुआ, इन्होंने वो रख दिया, ठीक है, और आग पे वो गिर गया, तो वो पक्का हो गया। अब इन्होंने उसके अंदर पानी डाला होगा, तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो पानी रिस ही नहीं रहा है, और ये भी सुरक्षित है, बर्तन भी सुरक्षित है। तो इस तरीके से उन्होंने बर्तनों को पकाना भी सीख लिया था। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ पॉइंट्स। अब लोग ना धीरे धीरे कपड़े बुनना भी सीख गए थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। लोगों ने पहले तो हमने देखा कि खाद्यान्न, जो मतलब गेहूं, जौ, चावल, इनको, धान को उगाना शुरू करा था। अब धीरे धीरे ना कपास जैसे पौधे उगाने लगे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके रेशे होते हैं, आपस में उसको बुन बांध के तो उन्होंने वस्त्र बनाना शुरू कर दिया, है ना। तो इस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है वो इवॉल्व होती गई। अब यहाँ पे ना एक साइट है मेहरगढ़, उसके बारे में बात की जा रही है। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 पे मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा। ठीक है, चलो एक बारी हम मैप देख लेते हैं। एक हमें बुर्जहोम देखना था और दूसरा हमें मेहरगढ़ देखना था। देखते हैं हम अपने मैप में। यहाँ गया हमारा मैप। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ कश्मीर, ये है बुर्जहोम। ठीक है, क्या क्वालिटी के बारे में हमने बुर्जहोम की देखा था। हमने देखा था कि बुर्जहोम जो है गर्तावास के लिए फेमस है, यानी यहाँ के जो लोग थे वो गड्ढों के अंदर घर बना के रहा करते थे।
और जो मेहरगढ़ है ये ऐसी साइट थी। ये नवपाषाण काल की है ना, हमने देखा यहाँ पे ब्लू बॉक्स जहाँ पे है, स्क्वायर जहाँ पे है, यहाँ ये कौन सी साइट है, नवपाषाण काल साइट है। ठीक है, तो मेहरगढ़ में हमने क्या देखा कि यहाँ के जो मनुष्य थे, यहाँ के जो मानव थे, उन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जौ को उगाना शुरू किया। इसके साथ साथ भेड़ और बकरी का पालन शुरू किया। तो आपके एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मेहरगढ़ के जो लोग थे ना, 4 ऑप्शन आएंगे, उन्होंने सबसे पहले उगाना शुरू किया। एक में आ जाएगा गेहूँ और जौ, दूसरे में आ जाएगा कपास, तीसरे में आ जाएगा धान, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप कौन सा आंसर टिक करोगे? हमें गेहूँ और जौ टिक करना है। क्या टिक करना है? गेहूँ और जौ। ठीक है, चलते हैं वापस से एक बारी। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेहरगढ़ के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालना सीखा? तो पहले ऑप्शन में आ सकता है कुत्ता, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि सबसे पहले तो कुत्ता ही पालना शुरू करा होगा। हम ये नहीं देखते कि किस जगह के बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में बात हो रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि भेड़ और बकरी को सबसे पहले पालना उसने सीखा होगा। ठीक है, यह है मेहरगढ़ के घर का चित्र। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप का ये घर है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रूम है, 4 रूम से दिख रहे हैं, है ना। ये देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने का ये रास्ता है, यहाँ से यहाँ जाने का ये रास्ता है। तो इस तरीके से जैसे हमारे रूम होते हैं ना स्क्वायर शेप में, ऐसे ही वहाँ के भी रूम हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? तो 1-2 समानता तो मैंने बता दी, 1-2 समानता आप देख लेना। ठीक है, सोचना ज़रूर लेकिन इस बारे में। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मेहरगढ़ की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। ठीक है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हिरण को तो वो पालते नहीं होंगे, या फिर सुअर को। तो हमें ऐसा लगता है, या हमारे हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है, पुरातत्वविदों को ऐसा लगता है कि भेड़ और बकरियां जो थी वो सबसे पहले उन्होंने पालतू बनाई होंगी। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, यानी बहुत बड़ा घर होता होगा उनका, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। अभी हमने देखा ना, वो खेती करना सीख गए थे, तो एक कमरे में वो गेहूं भर देते होंगे, एक कमरे में वो जौ भर देते होंगे, और बाकी के कमरों में वो रहते होंगे। 4 से ज़्यादा ही कमरे मिले हैं, मतलब कम से कम 4 कमरे तो मिले ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी बड़ी जगह पे उन्होंने घर बनाया होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। वहाँ पे ना, अब जो रिचुअल्स है, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो कौन से रिचुअल्स फॉलो करते थे? सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। किसके? जो लोग मर जाते थे। मृतक क्या होते थे? मरे हुए लोग। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आज भी बहुत सारे लोगों का भरोसा है कि मौत के बाद क्या होता है? दूसरा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। जैसे आपने ना बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि अगर आप इस जन्म में बुरे काम करोगे तो उसका फल आपको अगले जन्म में भी मिलेगा, है ना, उसका इम्पैक्ट आपके अगले जीवन में भी पड़ेगा। तो आज भी कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हमारे इस जीवन के बाद नेक्स्ट अगला जन्म होता है, तो उस टाइम पे भी लोगों की ऐसी मान्यताएं रही होंगी। इसका कैसे पता चलता है कि भाई वो लोग तो हमें मिले नहीं है जो उन्होंने हमें आके बताया होगा कि भाई हम तो ऐसे सोचते थे मृतकों के बारे में। तो कौन से ऐसे सोर्सेज मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि वो अपने जो मृतक होते थे, अपने जो सगे संबंधी होते थे, उनके प्रति सम्मान जताते थे या ऐसा भरोसा करते थे? तो इसका एक एविडेंस ये मिला है कि जो कब्र होती थी ना, जहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता था, उसमें कुछ सामान रखा जाता था, उनके इस्तेमाल में आने वाला सामान। ठीक है,
तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक डेड बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे जानवर की हड्डी है, यहाँ पे और भी बहुत सारा सामान मिला है, ज्वेलरी भी मिली थी, है ना, और जैसे बर्तन भी मिले थे, और एक बकरी को भी उसके साथ दफनाया गया है ताकि बकरी से वो दूध वगैरह लेता रहे। तो इससे ना हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जब इतना सारा सामान किसी बंदे की डेड बॉडी के साथ रखा गया होगा या दफनाया गया होगा, तो लोगों का भरोसा होगा कि इसका अगला जन्म होगा और अगले जन्म में ये इन सारी चीज़ों को यूज़ करेगा, तभी तो वो दफनाते होंगे ना इतनी सारी चीज़ें उनके साथ। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसमें ना बकरी का कंकाल है, तुम पहचान सकते हो? मुझे तो ना ऐसा लग रहा है, आप देखो आपको क्या लग रहा है, फिर बताना हम लोग सिमिलर हैं या नहीं है इस चीज़ के मामले में। मुझे तो ये लग रहा है बकरी का कंकाल, कुछ ये भी लग रहा है ये तो मनुष्य का कंकाल है, डैम श्योर। आपको कौन सा लग रहा है, बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ये फर्स्ट, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट, इसको बोल देंगे सेकंड, या कि आपको फर्स्ट वाला बकरी का कंकाल लग रहा है या सेकंड वाला लग रहा है या मेरी तरह दोनों ही लग रहे हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब हम फ्रांस के बारे में एक छोटी सी जानकारी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारा जो लेसन है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 1 घंटा लग गया इस चैप्टर को डिस्कस करने में, बट हाँ हमने सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करी हैं कि चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी, है ना, हम भूलेंगे नहीं, स्टोरी फॉर्म में पढ़ा है सब कुछ। देखिए, अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, हमने हमारे जो पुरातात्विक स्थल थे, भीमबेटका की जो गुफाएं थी वहाँ पे भी देखी थी ना रॉक पेंटिंग। सॉरी यार, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी कभी, बट उसको आप इग्नोर करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा। ये देखो, ये वाली जो पेंटिंग है ये हमने देखी थी, हमारे यहाँ पे इस टाइप की पेंटिंग्स मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ पे ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं। आप देख रहे हो इन पेंटिंग्स में कितने ब्राइट कलर्स का यूज़ किया हुआ है, पढ़ते हैं, ठीक है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, ये आपका काम है। आप क्या लेंगे, वर्ल्ड मैप लेंगे और उसमें आप जो यूरोप का जो महाद्वीप है ना, वहाँ पे आप फ्रांस सर्च करना, ठीक है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। आप सोच सकते हैं, गुफाओं की खोज भी स्कूल के स्टूडेंट भी करते हैं, मतलब इतनी सारी अचीवमेंट भी वो हासिल करते हैं। कैसे उन्होंने करी? इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए होंगे। जब इन गुफाओं की स्टडी करी, यहाँ पे कार्बन डेटिंग करी, तो इसका जो टाइम लाइन है वो निकल के आया लगभग 100 साल पहले तो खोज हुई थी, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का यहाँ से जो कलर्स वगैरह हुए होंगे, जब उनकी स्टडी की होगी तो इन चित्रों के जो हैं वो समय कितना निकल के आया, लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच का, ठीक है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। यहाँ पे तो ये सिर्फ एक पेंटिंग दी हुई है, और भी उन गुफाओं में बहुत सारी पेंटिंग होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक जानवर दिख रहा है, इसके सींग से हमें पता चल रहा है कि ये एक जानवर है, एक मोटा सा एक जानवर दिख रहा है। एक जानवर ने इधर की साइड को मुंह, ऐसा लग रहा है ये उसका मुंह है, ये उसका सींग है, और इसमें ना बहुत ब्राइट कलर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पेंटिंग्स फ्रांस में बनाई जाती थी। और इन कलर के बारे में अगर हम बात करें तो इनको लोहो अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था, इसीलिए इतने चमकीले हैं। और ऐसा आइडिया लगाया जाता है, संभव है, यानी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि इनको ना उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पे निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। अब ऐसा ही हम क्यों कह रहे हैं, आप ना देखना, केरल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें ना लोग रंगोली बनाते हैं,
वो भी एक डिज़ाइन ही होती है ना रंगोली। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि किस फेस्टिवल में केरल के लोग या तमिलनाडु के लोग रंगोली बनाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब उनका कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है ना, तो ऐसे ही शायद वहाँ के लोग भी जब उनका कोई फेस्टिवल होता हो तो ये इस तरीके की पेंटिंग बनाते हों। या फिर शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले, अभी यहाँ पे जानवर हैं, ठीक है, जानवरों के चित्र ज़्यादा मिले हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब शिकारी होते थे ना, तो वो जब शिकार पे निकलते थे ना, तो वो इन जानवरों का चित्र बना दिया करते थे कि आज तो भाई इस जानवर को टारगेट करना है मुझे। तो ऐसे क्या पता वो जानवरों का चित्र बना देते हों, इस तरीके की पेंटिंग्स बनाते हों, ठीक है। ये एक चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी है। अच्छा, क्या आप कोई और रीज़न बना सकते हो जो आपको लगता हो कि ऐसा भी हो सकता है? अगर आपको कोई आइडिया ऐसा स्विच कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन ज़रूर करना, ताकि हमें भी तो पता चले भाई हिस्ट्री पढ़ पढ़ के आप लोगों की जो थिंकिंग है वो कैसे डेवलप हो रही है, कितना मज़ा आ रहा है आपको हिस्ट्री पढ़ने में, और आप क्या कुछ सोच सकते हो, ठीक है। अब है एक नवपाषाणिक पुरा स्थल। अभी हमने पुरा पाषाण काल के स्थलों के बारे में बात करी, नवपाषाण मध्य पाषाण काल के भी। अब हम एक दो जो नवपाषाणिक पुरा स्थल है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ पे तुर्की एक कंट्री है, ठीक है, एशिया में ही आती है, कुछ हिस्सा उसका यूरोप में भी आता है। तो यहाँ पे एक उस कंट्री की साइट के बारे में बात की जा रही है बेसिकली। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है। पहिए वाले जो साधन है उनका तो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन नवपाषाण काल की बात करें तो तब पहिए वाले वाहनों का जो प्रयोग था वो इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब प्रयोग जो था स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो लेकिन हमें ना वहाँ पे जब हमने उस साइट के बारे में सर्च किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे ना अलग अलग जगह के बहुत सारी चीज़ें, फेमस चीज़ें मिली हैं। तो वो कैसे मिली होंगी? अपने आप तो वो चल के आएंगी नहीं, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे तभी तो आई होंगी, या तो वो उन्हें अपने साथ लेकर आए होंगे या फिर जानवरों की पीठ पे लाद के लाए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा दिस इज़ ऑल अबाउट लेसन नंबर 2। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इमेजिन करने के लिए बोला है, आप आराम से लेसन को कंप्लीट करके इमेजिन करना, ठीक है। उसके बाद हम ये इम्पोर्टेंट शब्द देख लेते हैं। एवरीथिंग हमने डिस्कस किया है इसमें से, फिर भी एक बारी फटाफट से देख लेते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक, वही आखेटक शिकारी होते थे, खाद्य संग्राहक जो अपने भोजन को संग्रह किया करते थे, अपने भोजन का संग्रह किया करते थे। पुरा स्थल, जहाँ पे पुराने जो पाषाण हैं उनके औजार मिले हैं। उद्योग स्थल, अच्छा उद्योग स्थल और आवासीय स्थल के बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ। उद्योग स्थल ना ऐसी साइट्स थी जहाँ पे लोग टूल्स बनाया करते थे, ठीक है। यानी कुछ ऐसी हमें साइट्स मिली हैं, कुछ ऐसी जगह मिली हैं जहाँ पे रह के लोग क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे। कौन से टूल्स बनाते थे? पत्थर के टूल्स बनाते थे। ये तो हो गए उद्योग, ठीक है। उद्योग से ही आपको समझ में आ रहा होगा इंडस्ट्री होती है, यानी जहाँ पे टूल्स वगैरह बनाए जाते थे, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। एक है आवासीय स्थल, ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन कैसे डिफरेंट है? जो आवासीय स्थल होते थे ना वहाँ पे लोग रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे। यहाँ पे क्या होता था, लोग टूल्स बनाते थे। यहाँ पे तो मतलब जैसे इंडस्ट्रीज होती ना, ऑफिस में हम काम करने जाते हैं फिर अपने घर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके का था। लेकिन जब हम बात करते हैं आवासीय स्थल की, तो यहाँ पे लोग रहते भी थे और टूल्स वगैरह बनाते भी थे। जैसे आपने
घर में देखा होगा कि कोई कुछ लोग होते हैं अपने घर में ही छोटे मोटे काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनका आवासीय स्थल हो गया। लेकिन जब हम ऑफिस जाके या किसी फैक्ट्री में जाके काम करते हैं तो वो हो गया उद्योग स्थल। उसके बाद पुरापाषाण, ऐसे पुरापाषाण यानी पुराने पाषाण, पुराने पत्थर, ठीक है, ऐसे टूल्स जो कि पुराने पत्थर से बनाए गए थे। मध्य पाषाण जो मतलब पुरापाषाण की अपेक्षा छोटे छोटे पत्थर के जो टूल्स थे उनको मध्य पाषाण बोला गया है। और है लघु पाषाण, वही छोटे छोटे टूल्स। कृषक होते थे, किसान, पशुपालक होते थे, ऐसे व्यक्ति जो जानवरों को पालते थे। नव पाषाण युग, ऐसा युग जहाँ पे जो पॉलिशदार टूल्स हमें मिलते हैं, मूसल मिलती है, ओखली मिलती है, शार्प और नुकीले औजार मिलते हैं। तो ऐसे युग को, जिस युग से हमें ऐसे टूल्स की जानकारी मिलती है, उसको हम नवपाषाण युग कहते हैं। कब्र होती थी भाई, कब्र में तो लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो यहाँ पे आपको ना पुरापाषाण के बारे में नहीं बताया गया है, पुरापाषाण युग के बारे में तो मैं आपको बता देती हूँ। पुरापाषाण जो हमारा काल था ना, वो 20 लाख साल पहले से लगभग 12,000 साल पहले तक था। लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य पाषाण युग की, तो उसके जस्ट बाद 12,000 साल से 10,000 साल पहले का जो टाइम था, दैट इज मध्य पाषाण युग। और उसके जस्ट बाद यानी जब 10,000 साल वाला जो समय था, उससे आगे वाले समय की बात हम करते हैं, तो वो हमारा नवपाषाण युग का आरंभ माना जाता है। बसने की प्रक्रिया हमने पढ़ा था मध्य पाषाण युग में ही शुरू हो गई थी। तो यानी लगभग 12,000 साल के आसपास लोग बसना शुरू कर दिया था लोगों ने। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेसन नंबर 2। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज दी हुई है, तो मेरे हिसाब से आपने चैप्टर को इतने अच्छे से समझ लिया है कि एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।